वही तो जैसे हमने अब तक सीखा, गोल्स, विजन, कोर पर्पस, कोर वैल्यूज, ये सब हमने सीखा। तो अब इसके आगे वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है, हमारे अकेले की ताकत को हमारी टीम की ताकत कैसे बनाना है। तो इसलिए मैं हमारे गुरु राजेश ओबरॉय जी को बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे, राजू भाई को, भाविन भाई को, नैतिक भाई को, सबको ट्रेन किया है। तो प्लीज़ दोस्तों तालियों से उनका स्वागत कीजिए, राजेश ओबरॉय। और मजा चाहिए, जो सोएगा उसको यहाँ बुला के डांस कराएंगे। ऑलराइट, तो ये आप लोगों के लिए अब खाने के बाद नींद आती है तो आपको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए और आपको जगा के रखने के लिए आगे कुछ मिनट 30-40 मिनट में जो होने वाला है, आज सुबह जो हुआ उसके आगे, यानी कि अभी हमने सुबह देख लिया कि कंपनी का कोर पर्पस, कोर विजन क्या है, गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है, मगर हम कुछ चीज़ों को अभी थोड़ा फिर से समझेंगे और कि अगर लक्ष्य बनता है, गोल बनता है, विजन बनता है, तो क्या ज़रूरी होता है उसको अचीव करने के लिए। तो वो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बट आज सुबह जब हम लोग आ रहे थे तो एक बहुत अच्छी बात हुई। हम लोग अपना 2-2.5 घंटे का जो ड्राइव था बॉम्बे से, हम लोग नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन रहे थे। और वहाँ स्पीच सुनते सुनते राजेश जी के मुंह से निकला कि बहुत कुछ सीख गए। तो मैंने कहा हाँ, जो हम आज सुबह नरेंद्र मोदी की स्पीच में जो सीखे, आज दोपहर को लोगों से शेयर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छी बात की कि 2 किस्म के इंसान होते हैं। हम लोग सब लोग काम करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं या जाते हैं घर से। तो अगर आप किसी को पूछते हो क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं जॉब कर रहा हूँ। एक इंसान है, आप पूछोगे आप क्या कर रहे हो, मैं जॉब कर रहा हूँ। और दूसरा इंसान है, उसको पूछोगे आप क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा मैं सर्विस करता हूँ। अब जॉब में और सर्विस में अंतर क्या है? दोनों अंग्रेजी शब्द हैं। जॉब में और सर्विस में अंतर क्या है? ये नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह हमको रेडियो में हमने सुना। वो कहते हैं जॉब तो जॉब है, आप जाते हो, आप जो भी टाइम देते हो उसका पैसा आपको मिलता है। सर्विस में भी आप जाते हो, जो भी टाइम देते हो उसका पैसा आपको मिलता है, बट आप सेवा की भावना से करते हो। तो सर्विस अगर सेवा की भावना से की जाए तो वो कंपनी डेफिनेटली बहुत तरक्की करती है। दूसरा बात नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह कहा, जो हमारे ही आज जो पूरे दिन का प्रोग्राम है, हम सब जो इकट्ठा हुए हैं उसको रिलेटेड है और बहुत फायदे की बात है। वो कह रहे थे कि इंडिया में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो सबसे ज्यादा ऑयल होता है। हम लोग बाहर के देशों से ऑयल बहुत मंगाते हैं, सबसे नंबर 1 वो है। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल आता है और कई चीजें आती हैं, फार्मास्यूटिकल आता है। तो वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में सब कुछ हो तो ऐसा हो, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया यानी कि वो कहां बनाए, इंडिया में बनाए। तो वो कह रहे हैं भाई और बहनों मेरे साथ बोलिए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे जब ये बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी और अपना माल इंडिया में बनाएंगी, उनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो हमारा भविष्य उज्जवल है, जो मेक इन इंडिया। तो याद रखना कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उसके लिए जब कंपटीशन आती है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, वो भी क्वालिटी का दावा करती हैं, वो भी सर्विस का दावा करती हैं और उसी के साथ काम करना चाहेंगी जो क्वालिटी और सर्विस पे विश्वास रखता है। तो अगर आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर 1000 करोड़ कंपनी को करना है और हमको सबको 10% शेयर का उसका मालिक बनना है, तो कस्टमर चाहिए और कस्टमर को क्वालिटी चाहिए और सर्विस चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि शब्दों का महत्व कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी जिंदगी में। हम कभी कभी भी गुस्से में आके कुछ भी कह देते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, मगर अगर हम शब्द बोले, अपनी बोल को इस्तेमाल सही जगह से करें तो क्या होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं
एक ऐसे व्यक्ति का जो अंधा था, जिसको जो देख नहीं सकता था। वो ऐसे ही सुबह एक जगह पे आता था और बैठ जाता था और अपनी टोपी रख देता था, और वहां एक छोटे से पेपर में लिखा था आई एम ब्लाइंड। क्या लिखा था? आई एम। तो जो आता था उसको देखता था, ब्लाइंड है, आई एम ब्लाइंड, उसके टोपी में थोड़ा पैसा डाल देता था। शाम को जब वो उठता था तो देखता था टोपी हिला के, तो जो पैसे मिले उससे अपना गुजारा करता था। उसको एक व्यक्ति काफी समय से देख रहा था कि वो वहीं पड़ा रहता है और वहीं बैठा रहता है, वही उसकी टोपी रहती है, और कभी कभी वो शाम को देखता था कि वो ऐसा टोपी हिलाता था, चला जाता था। उसको लगा कि कुछ करना चाहिए इस व्यक्ति के लिए। उसने वो जो पेपर था उसको लिया, व्यक्ति को समझ नहीं आया, और उसके पीछे कुछ लिखा, और ये इंसान चला गया। उस अंधे इंसान को कुछ पता नहीं क्या होता। तो लोग आए, लोगों ने देखा, लोगों ने पैसा डाला। शाम को जब उसने अपनी टोपी हिलाई तो काफी पैसे थे। उसको समझ नहीं आया, उसको लगा शायद आज कोई दयावान आया होगा और पैसे देके चला गया होगा। अगले दिन जब वो सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा, शाम को टोपी हिलाई तो बहुत सारे पैसे थे। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। उसको लगा शायद ऊपर वाला मेरे पे मेहरबान है, तो मेरे को आज ज्यादा कलेक्शन हो रही है। बट उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसने कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उसने किसी को बुलाया, वो कहा यार कुछ दिनों से ना मेरे पैसे कलेक्शन बढ़ गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा क्या करता है? बोलता यहीं बैठा रहता हूँ, पहले भी यहीं बैठा रहता था। कहता है और क्या? कहता है मेरी टोपी बड़ी रहती है। कहता है और क्या? कहता है पेपर है जिसमें लिखा है मैं अंधा हूँ। कहता है नहीं 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 नहीं, एक तरफ लिखा है मैं अंधा हूँ, और दूसरी तरफ यानी कि सामने की तरफ जब लोग देखते हैं उसमें लिखा है आई एम ब्लाइंड, द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल बट आई कैन नॉट सी इट। मैं अंधा हूं, दुनिया खूबसूरत है पर मैं देख। तो लोग जब उसको पढ़ते थे और पैसे, तो यानी कि अगर अपने शब्द बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। चेंज द वर्ड एंड द वर्ल्ड विल चेंज। तो कुछ भी बोलने से पहले समझो कि इतना इंपॉर्टेंट, हर चीज की शुरुआत शब्दों से होगी, अच्छाई की भी और कभी कभी गड़बड़ की भी। तो इसको जब निकलता है बहुत जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हो। खैर, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना था। मैं अभी बताना चाहता हूं कि टीम वर्क के बारे में जब बात होती है, क्या होता है, हम लोग थोड़ा ज्यादा सुनने की बजाय कुछ देखेंगे, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो लेट्स प्ले द चक द टीम क्लिप। रचना प्रसाद, इंडिया। दोबारा। बलबीर कौर, पंजाब। टीम से अलग होकर साइड बैठे हैं। बाहर। नेक्स्ट। कोमल चटाला, हरियाणा। बाहर। मौली जिमिक, मणिपुर। नेत्रा रेड्डी, आंध्र प्रदेश। आउट। रचना प्रसाद, बिहार। निकोलस पेरा, महाराष्ट्र। बाहर। विद्या शर्मा, इंडिया। विद्या शर्मा, इंडिया। जोर से। विद्या शर्मा, इंडिया। थैंक यू। आप टीम में और कोई है यहाँ जो पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु, रेलवेज के लिए खेल रहा? एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए और अभी समझ लीजिए, क्योंकि मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस टीम को सिर्फ वो प्लेयर्स चाहिए जो पहले इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इंडिया फिर अपनी टीम में अपने साथियों। सुमुई क्रिकेटा, इंडिया। रीना फर्नांडिस, इंडिया। मैरी रास्ते, इंडिया। इंडिया। बलबीर कौर, पंजाब। इस फिल्म से हमको क्या सीखने को मिलता है? हम लोग कंपनी, अभी अपनी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि अगर हमको ऑल इंडिया कंपनी बननी है और हम लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में आज हैं, कल राजस्थान में प्लान कर रहे हैं और आगे भी एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या सीखने को मिलता है? कुछ लोग जो बॉम्बे वाले हैं और पूना वाले, नासिक वाले, अहमदाबाद वाले, थोड़ा थोड़ा अंदर से कुछ एहसास हो रहा जब एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात आती। क्या हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं कि अपने अपने सेंटर के लिए? तो जब सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे
तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन रहेगी, और जब इंटरनल कोऑर्डिनेशन रहेगी तो डेफिनेटली कंपटीशन को आप खत्म कर दोगे। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन पे ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट ना करना, एक दूसरे को टाइमली कोऑर्डिनेट ना करना, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि कंपनी को उसको भुगतना पड़ता है। हमारे साथ भी होता होगा, मुझे पता नहीं, मगर अगर हम लोग को सब लोग एक ही सोच है कि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, नासिक गुड्स, यानी कि वो चीज अगर दिमाग में बिठा जाए और हमारा सर्विस, हमारे कोर वैल्यूज के लिए हमको काम करना है, तो आप कहीं भी हो, कहीं भी सेंटर में हो, और कहीं से भी आपको मदद की रिक्वेस्ट आए, आप करोगे उसको। अपने सेंटर के बारे में, अपने हब के बारे में खाली नहीं सोचोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बारे में भी सोचोगे। हो सकता है कि आज हम बहुत कंफर्टेबल हैं, मगर दूसरे को थोड़ी मदद की जरूरत है, तो वो करना पड़ेगा अगर कंपनी के बारे में सोचना है तो। अगर ऐसा नहीं होता तो होता क्या है कि हमारे कॉम्पिटिटर को पता चल जाता है कि ये कंपनी में ये कमजोरी है, और कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठाता है। तो देखते हैं कि कॉम्पिटिटर कैसा फायदा उठाने की कोशिश करता है। बट क्यों के लिए अभी सब लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं और नासिक गुड्स के लिए काम कर रहे हैं, और सोच एक हो गई है, यूनिटी हो गई है। मैच में बस कुछ ही मिनट बचे हैं और ऑस्ट्रेलियंस अब सिर्फ अपने पास बॉल पोजीशन रखकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि इंडिया को गोल बराबर करने का मौका ना मिले। बॉल ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडिया ने बॉल छीन लिया। अभी इस क्लिप से हमको क्या सीखने को मिला? एक दूसरे को वेरी करेक्ट। आपस घर में कितनी भी आपस में तकलीफें हो, मगर बाहर यानी कि कस्टमर को उसका एहसास नहीं होना चाहिए, और कंपटीशन को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी यहां दोनों प्लेयर अच्छे थे, दोनों फॉरवर्ड खेल रहे थे, और दोनों सोच रहे थे कि मैं गोल मारूं, मैं गोल मारूं। मगर अल्टीमेटली एक स्पोर्ट्स पे और एक ऑर्गेनाइजेशन पे जब तक टीम साथ में नहीं खेलती है, ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो नहीं करती। तो टीम का साथ में रहना और टीम का साथ में ग्रो करना, यानी कि एक आदमी की स्ट्रेंथ है, दूसरे आदमी की स्ट्रेंथ है, उसको मिलाना बहुत जरूरी है। तो हमको अपने ताकतों पे काम करना है, नहीं एक दूसरे को नीचे दिखाने में या गिराने में। तो जब दो इंसानों की ताकतें मिल जाएंगी तो बहुत फर्क पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसकी स्पीड बढ़ती है। जो आपको 10 साल में आप कर सकते हो, और अगर ये टीम वर्क के साथ करोगे, शायद 6 या 7 साल में उसको अचीव करोगे। यानी कि 3-4 साल कंपनी के बच जाते हैं एक ग्रोथ के पार्ट के लिए। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, यानी कि एक इंडिविजुअल। मगर इंडिविजुअल से टीम बनती नहीं है, टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी 18 तारीख को क्या आने वाला है? 18 तारीख जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में क्या होता है? मटकी फोड़ होता है, दही हांडी बोलते हैं, नासिक में भी बहुत जोरों में होता है, इनाम भी बड़े बड़े होते हैं। तो दही हांडी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दही हांडी में अब ये फोटोग्राफ देख के आपको क्या समझ में आता है? बताइए, डिस्कस करते हैं। नीचे का फाउंडेशन मजबूत है तो ऊपर वाले को टेंशन नहीं है। क्या फाउंडेशन मजबूत है? अभी नीचे कितने लोग हैं? ऊपर यहां से लेके ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में लोग कम होते जा रहे हैं, मगर नीचे बहुत लोग हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पे, ग्राउंड पे बहुत लोग होते हैं, और धीरे धीरे जब मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट में
ये ऊपर की जो है सेकेंड रो, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, मैनेजमेंट। डिसीजन एक आदमी लेता है, कौन? डिसीजन वो लेता है, मगर उसके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए कितने लोग हैं? तो आपके मैनेजमेंट ने आज डिसीजन ले ली है कि आपको क्या करना है। उसमें से आप लोग कोई वहां हो, कोई वहां हो, कोई वहां हो, आप देख लो हम कहां हो। मगर सत्ता रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऊपर वाला गिरेगा उसको कौन बचाएगा? हाँ, तो जितना ऊपर वाला जरूरी है उतना ही जरूरी है। अगर एक माले की मटकी तोड़नी है तो कितने लोग लगेंगे? कितने लगेंगे? 15-20। उसका इनाम कितना होगा? 2 माले की मटकी फोड़नी है, कितने लोग लगेंगे? 40-50। उसका इनाम कितना होगा? 5 माले की मटकी फोड़नी है, कितने लगेंगे? 100 जनेंगे। उसका इनाम कितना होगा? 10 माले की, जिसमें 5 लाख इनाम है। तो जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा फायदा है। तो अगर आपका मैनेजमेंट कहता है कि 2017 को हमको 1051 करोड़ टर्नओवर करना है, तो जितना ज्यादा कंपनी का टर्नओवर होगा और फायदा होगा, उतना ज्यादा ही फायदा साथ में काम करने वालों को होगा। अपने बैंक अकाउंट में जो चेकबुक है, वो चेकबुक में एक अमाउंट लिखो कि आज से 4 साल के बाद जब 1051 करोड़ टर्नओवर होगा और 10% आपको मिलेगा, यानी कि 151 करोड़, और 100 लोग काम करते हैं, तो आपका अमाउंट कितना होगा वो लिख के रख के अपने बेड के सामने रख दो। और अभी से आपको सुबह उठने का पर्पस मिल गया है कि आप सुबह उठ के क्यों काम पे, क्योंकि कंपनी का अगर वो होगा तो आपको उसका फायदा होगा। तो दही हंडी भी हमको बहुत कुछ सिखाती है, और हम लोग को खाली इतना ध्यान देना है कि हम लोग की जिंदगी में वो कैसे यूज हो सकता है। तो अभी तक की कहानी में हो गया इंडिविजुअल, यानी कि एक टैलेंट, दूसरा टैलेंट, दूसरे को सपोर्ट करोगे तो टीम जीतेगी, कंपनी जीतेगी। फिर होता है कि एक बड़ा टारगेट अगर अचीव करना है तो बहुत लोग लगते हैं जो नीचे भी होते हैं, और धीरे 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 आप देखो कि धीरे धीरे जब मैनेजमेंट का रोल होता है ना, स्लिम होता रहता है। नीचे बहुत ज्यादा लोग होंगे, फिर बीच में फर्स्ट लेवल में कम होंगे, सेकंड लेवल में कम होंगे, तो ये एक कॉर्पोरेट हायरार्की होती है हर ऑर्गेनाइजेशन पे, या तो दही हंडी से भी हम बहुत कुछ सीखे। मगर मैं भी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। हम सबने बचपन में सुनी है और हम लोग अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, या चलो एक बार देखते हैं कि वो स्टोरी में क्या है। सबने कहानी सुनी है टोर्टोइस एंड रैबिट की? क्या है कहानी, क्या है? ये उसको लगता है मैं भाग के पहले पहुंच जाऊंगा, उसकी स्पीड ज्यादा है वो रॉबिट की, रैबिट की। Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ. The rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. तो इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये हमने सुना था, और शायद बचपन में इसको सुनते सुनते ऐसा लग गया कि स्लो एंड स्टडी। तो हमारे जब बुजुर्ग हैं कहते हैं फूक फूक के कदम लेने का, सुना? मगर ये बहुत पुरानी स्टोरी है।
उस जमाने में चलती थी। आज के जमाने में क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी आपको लग रहा है कि मैं आपको ये कहानियां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में कहानी और पिक्चर आदमी बहुत टाइम तक याद रखता है। बचपन में हमने जो कहानियां सुनी थी और जो पिक्चर देखी वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो मैं ट्रेनिंग ऐसी देता हूँ, कहानियों से और पिक्चर से। तो ये कहानी है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और हमने शायद इसी को ध्यान में रखते हुए अपने काफी काम किए। या आज के जमाने में क्या होता है, अब आया रैबिट को गुस्सा कि वो हार गया है। This is the version of the story that we've all grown up with. This is the version of the story that we've all grown up with. Our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story: fast and consistent will always beat the slow and steady. उसने आराम किया, काम किया, इसलिए वो हार गया। अब दोबारा उसको लगा मेरी अभी बेइज्जती हो गई है, मेरे में तो ताकत है, तो मैं ये टाइम जीत के दिखाऊंगा। और वो फास्ट था, वो कंसिस्टेंट था, और उसने ईमानदारी से मेहनत की, काम किया, और वो रेस जीत गया। ये कुछ दिनों, कुछ सालों पहले तक होता था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. The story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story: first, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. यानी कि अब तीसरी बार वो कहता है हम दोबारा भागेंगे, बट जगह अलग होगी, और जगह ऐसी होती है जहाँ रोड भी होता है और थोड़ा पानी भी होता है। रैपिड तो स्विम नहीं कर सकता, तो वो जोश में आके भागता है, और वहां आके उसको पता चलता है यहाँ तो दरिया है, मैं आगे नहीं जा सकता, और ये अपनी मस्ती से आता है, दरिया में जाता है और वो जीत जाता है। तो कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है, अपने डायरेक्शन चेंज करने पड़ते हैं। कोई रूट आपको प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, चाहे चेंज भी करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के डिसीजन को कभी भी चैलेंज मत करना, क्योंकि उनको पता है कि कभी रास्ते बदलने से आप रेस जीत सकते हो। कोई पॉलिसी होगी, बदलनी पड़ेगी, शायद आपका बेनिफिट होगा। तो उनकी थिंकिंग, उनके सोच को कभी आपको चैलेंज नहीं करना है। आप देखें, जब दो लोग मिल जाते हैं, जब हम टीम की बात करते हैं, क्या होता है? The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together.
Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. अभी इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? दोनों के पास अपनी अपनी ताकतें थी, स्ट्रेंथ थी। तो जब उनको लगा कि हम दोनों मिलके करते हैं, तो पहले रैबिट ने टोर्टोइस को अपने कंधे पे रखा, वो भागे। फिर दरिया आई, फिर टर्टल ने रैबिट को अपने कंधे पे रखा, पानी क्रॉस किया, और फिर आगे चल के दोनों रेस साथ में जीते। तो इंडिविजुअल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, मगर अगर वो साथ में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली दोनों का फायदा होता है। आज आप लोग अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो साथ में मिलने की, एक संगठन की, एक टीम वर्क की। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसा करती हैं। मैंने करीबन 250-300 एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है, बट मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं, जो लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए की है, और यहाँ तो आपकी खाली इंश्योरेंस 2 लाख होने की बजाय मैनेजमेंट ने डिसाइड किया उसको 4 लाख कर देंगे। तो देखिए, ये सोच जो उन्होंने रखी, ये विश्वास जो उन्होंने आप पे रखा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपकी कंपनी को। तो डेफिनेटली जब दो मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ग्रो करती है। मैं अपनी एंड प्रेजेंटेशन एक छोटी सी स्टोरी से करूंगा, 2 स्टोरी से। एक बार एक औरत एक रास्ते से जा रही थी, तो वहां एक बिल्डिंग बन रही थी, काम चलता है ना काम, तो वहां 2 लोग बैठे हुए थे जो काम कर रहे थे। तो उसने पूछा, अरे भैया क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, दिखता नहीं है क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। तो उसको बड़ा अजीब लगा कि इतना रूडली उसने बोला। वो थोड़ा आगे चली गई, वहां फिर ऐसे ही कुछ बिल्डिंग का काम चालू था और वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। तो उसने कहा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ के काम करता हूं और पैसे मिलते हैं मुझे। और थोड़ी देर और आगे चली गई, वहां भी कुछ काम चालू था बिल्डिंग का, वहां भी कुछ लोग बैठे थे। और उसने पूछा, अरे भैया आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं इस शहर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बना रहा हूं। काम वही है, आपका देखने का नजरिया क्या है। अगर आपकी विजन खुद की अच्छी अपने बारे में है, अपनी कंपनी के बारे में है, तो ऑटोमेटिकली साथ में मिलके एक स्ट्रेंथ बन जाती है। ओके, अंत में मैं अपनी एक फेवरेट स्टोरी से एंड करूंगा। एक गांव में एक ज्ञानी बाबा था, ज्ञानी इंसान था, जो लोग आते थे और बोलते थे, बाबा जी मेरी समस्या है, जरा सॉल्व कर दो। तो वो उनकी समस्या सुनता था और उनको सोल्यूशन दे देता था। बाकी बड़े बड़े आसपास के गांव में पता चल गया कि इस गांव में ऐसा व्यक्ति है। तो गांव दूर दूर से लोग आने लगे और अपनी समस्या बोलने लगे। तो उसकी कुटिया में एक एक करके लोग आते थे और खुश होके जाते थे। वहां कुटिया के बाहर ना कुछ नटखट बालक होते ना, बच्चे, वो खेलते रहते थे। वो देखते थे इतने लोग आते हैं और खुश होके जाते हैं, तो कहते हैं नहीं ये कुछ तो ढोंगी बाबा, हम लोग के अंदर जाके देखेंगे और हम लोग पता लगाएंगे करता क्या, और उसको 2-3 सवाल ऐसे करेंगे कि वो साबित हो जाए कि वो गलत है। नटखट बालक थे। तो उनमें से एक बालक ने क्या किया, अपने हाथ में एक चिड़िया ली और 2 दोस्त थे, बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे ना, कुटिया में जाएंगे और पूछेंगे, बाबा जी हमारे हाथ में एक चिड़िया है, आप अंतर्यामी हो, आप ज्ञानी हो, आप बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई? तो अगर वो बाबा कहेगा कि चिड़िया मरी हुई है, तो हम उसको ऐसे खोल देंगे और वो चिड़िया उड़ेगी, तो बाबा गलत साबित हो जाएंगे। और अगर वो कहेगा कि चिड़िया
जिंदा है, उसको दबा देंगे, मर जाएगी, गलत हो जाएगा। उनकी पूरी प्लानिंग थी, क्या प्रूफ करने की? हाँ, कई बार हम लोग माइंड बना के जाते हैं ना अपने मैनेजर के पास, पूरी प्लानिंग के साथ। नहीं, ऐसा ख्याल पेश कर रहा हूं। तो वो बच्चा जाता है अपने दोस्त के साथ कुटिया में, और बाबा बोलता है, बाबा जी मैं कुछ अपने हाथ में लेके आया हूं। तो बोला क्या है? कहता है मेरे हाथ में एक चिड़िया है, बताइए जिंदा है या मरी हुई? मेरे हाथ में एक समस्या है, जैसे हम अपने बॉस को कहते हैं। तो बाबा उसको देखता है, उसकी आंखों में मुस्कुराता है और कहता है, हे बालक, तेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा या मरी हुई, सब तेरे हाथ में है, सब तेरे हाथ में है, सब तेरे हाथ में। कई बार हमारे पास प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी हमारे पास है, मगर हम फिर भी जाते हैं टेस्ट करने। तो एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके हाथ में है? आपके खुद के हाथ में है। तो जितना हो सके अपनी प्रॉब्लम अपने लेवल तक ही रखिए और मैनेजमेंट को खाली मटकी मारने दीजिए। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आप लोगों से बातें करके। फिर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। आपको एक कार्ड दिया है, विजन कार्ड। सब अपना अपना विजन कार्ड ऊपर कीजिए, और जिसके पास नहीं है वो भी बताइए, तो आगे से करेक्ट कर लेना जिसका विजन कार्ड नहीं है। सबके पास है? तो आज से ये हमारी कंपनी का ही नहीं, हम सबके सिद्धांत है। आज से हम ये रोज सिद्धांत पढ़ेंगे, रोज ये चीज हमेशा हमारे पॉकेट में होनी चाहिए, हमारे जेब में होनी चाहिए। ये हमारी कंपनी का नहीं है, हमारा सिद्धांत है। आज से हमें इसे फॉलो करना है, और यही हमारी आगे जाके कंपनी की सोच है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको हमेशा कैरी कीजिए आपके साथ, और जब भी टाइम मिले इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू। एक छोटी सी टेक्निक है जो हम लोग कहते हैं स्टैकिंग, यानी कि चीज़ों को आप याद कैसे रखो। होता यह है कि हम लोग रोज सुबह निकलते हैं घर से काम करने, और हमको कुछ काम करने होते हैं, 5, 7, 10 काम करने होते हैं दिन में, और शाम होते होते अचानक रात को याद आता है, अरे ये काम तो मैं भूल गया, रे क्या करूँ, कल पे डालता हूँ। तो ऐसे कल पे डालते हैं और कुछ दिनों के बाद ये कल वाले काम हम बैठ के पूरा दिन वही करते हैं। सबके साथ होता है? तो एक छोटी सी टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसको यूज करोगे तो, देखिए टेक्निक तो हम सिखाएंगे, मगर आपको उसको क्या करना है? यूज करना है। अभी जैसे मैं आपको कहूंगा कि मैं 25-26 वर्ड्स आपको दे दूं और एक साथ बोलूं याद रखने के लिए, तो आप याद रखोगे? 25-26 वर्ड एक साथ। मगर वही चीज अगर मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊं, आप खुद देखोगे कि कुछ समय के अंदर आप ऐसे मस्के की तरह बोलो। पहले हम करते हैं, फिर उसको रोज अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप आंखें बंद करो, रिलैक्स हो जाओ। जो आंखें बंद करेगा उसको मजा आएगा, जो आंखें खोलेगा उसको बिल्कुल नहीं आएगा। आपको अपने मन में ऐसा सोचना है, एक बहुत बड़ा ट्रक है, अपना नॉर्मल साइज नहीं, जो नॉर्मल साइज होता है ट्रक का, उससे 3-4 गुना बड़ा। वो ट्रक चला रहा है अभिषेक बच्चन। कौन चला रहा है? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन के बाजू में उसकी वाइफ है ऐश्वर्या राय बच्चन, और ट्रक के पीछे उनकी शादी की एक सालगिरह है, तो बहुत बड़ा केक लेके जा रहे हैं। केक जो हम लोग है ना, नॉर्मल केक होता है ना, उसका 25-30 गुना बड़ा साइज करते हैं, वो बड़ा सा केक ट्रक में लेके जा रहे हैं। और केक के ऊपर मोमबत्ती की जगह पे एक बहुत बड़ा सीढ़ी है। सीढ़ी नॉर्मली केक में क्या होता है? मोमबत्ती ना, मोमबत्ती नहीं, सीढ़ी। और वो सीढ़ी के ऊपर से गिर रही है पेप्सी।
पेप्सी होती है ना, वो सीढ़ी के ऊपर से गिर रही है। तो पहले आपने क्या देखा, कौन चला रहा है, बाजू में कौन है, पीछे क्या है, के बीच में क्या है, सीढ़ी के ऊपर से क्या गिर रहा है, वो पेप्सी ना गिर रही है, पीछे एक मोटरसाइकिल आ रही है, एक मोटरसाइकिल आ रही है, उस पर गिर रही है। टेक इट फ्रॉम फ्रंट भावन, टेक इट फ्रॉम फ्रंट। और वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन चला रहे हैं? और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पगड़ी नहीं पहनी, वो जो घोड़े चलाते हैं ना, घोड़े, वो जो कैप पहनते हैं ना, उसको कॉयबॉय कैप कहते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या पहना? हाँ। और उनके हाथ में है सिगार। क्या है? सिगार। और उनके पीछे है मल्लिका शेरावत। कौन है? मल्लिका शेरावत। और मल्लिका शेरावत ने पहनी है फॉर अ चेंज साड़ी। क्या पहनी है? साड़ी। उसके कानों में एक जगह कप लगा है और एक जगह सॉसर, यानी कि वो कानों में क्या पहना उसने, फिल्मी है ना थोड़ी, कप और सॉसर। और उसके हाथ में आइसक्रीम। क्या है? तो आपने पहले क्या देखा, कौन चला रहा है? पीछे उसके बाजू में कौन है? पीछे क्या है? के बीच में क्या है? क्या कर रहा है? किसमें कर रहा है? कौन चला रहा है? क्या उसके सिर पे टोपी? चलो, पीछे कौन है? क्या पहना है? क्या गाड़ी है? उसके मोटरसाइकिल के बाजू में साइड कार है। साइड कार होती ना, ये दोस्ती हम नहीं बोलेंगे, साइड कार। और वो साइड कार में है बहुत बड़ा सा डॉग, एक बड़ा सा हट्टा कट्टा डॉग। और वो कुत्ते के गले में है लॉकेट। क्या है? लॉकेट। पीछे से कुछ बच्चे आए और बच्चे देख के हंस रहे हैं। कौन आए? क्या हंस रहे हैं। और उनमें से एक बच्चे ने उठाया पत्थर। क्या उठाया? पत्थर। मगर वो पत्थर मारा उसने आसमान में, क्लाउड्स में। कहां मारा? क्लाउड्स में। क्लाउड से गिरा एक बिजली, लाइटनिंग। क्या गिरी? और जैसे वो बिजली चमकते हुए धरती पे आई, वो बन गया एक कैंप फायर। हम लोग पिकनिक जाते हैं ना, कैंप फायर बनता था ना। तो पहले आपने क्या देखा, कौन चला रहा है? अभिषेक बच्चन। लक्ष्य कहां से आ गया? उसके बाजू में कौन है? पीछे क्या है? बीच में क्या है? क्या कर रहा है? कहां गिर रहा है? कौन चला रहा है? क्या पहना है? उसके हाथ में क्या है? सिगरेट, सिगार। पीछे कौन है? क्या पहना है? उसके कानों में क्या है? कप सॉसर। हाथ में क्या है? साइड में क्या है? साइड कार। साइड कार में कौन है? डॉग के गले में क्या है? किसने देखा? क्या उठाया? कहां फेंका? क्या हुआ? क्या बन गया? कैंप फायर में काजोल। और काजोल के हाथ में है ऑरेंजेस। और वो ऑरेंजेस से खेलते खेलते एक ऑरेंजेस ऊपर फेंकती है और वो नीचे करता है और वो बन जाता है डायनामाइट। दिख रहा है सबको? तो फिर से करते हैं और अभी देखते हैं कि आप कितने टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड, नॉर्मली वर्ल्ड रिकॉर्ड करीबन 2 मिनट का है। हम देखते हैं कि आपका रिकॉर्ड 2 मिनट में टूटता है क्या। पहले आपने क्या देखा? कौन चला रहा है? बाजू में कौन है? पीछे क्या है? बीच में क्या है? क्या गिर रहा है? किस पे? बाइक पे। कौन चला रहा है? सिर पे क्या पहना है? हाथ में क्या है? पीछे कौन है? क्या पहनी है? कान में क्या है?
हाथ में क्या है? साइड में क्या है? उसमें क्या है? उसने क्या पहना है? किसने फेंका? क्या उठाया? कहां फेंका? क्या गिरा? क्या हुआ? कौन थी? हाथ में क्या था? क्या बन गया? 35 सेकेंड। कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाया। ये तो हो गया स्टैकिंग, यानी कि आपको चीजों को एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कैसे याद करना। अब हम देखते हैं कि उसको हम डे टू डे बेसिस पे कैसे करें। आपको क्या करना है, रात को सोने के पहले, विदाउट फेल, आपको सोने के पहले जब नींद आ रही है, पूरी बॉडी थकी हुई है, आपको अगले दिन का पूरा प्रोग्राम अपने मन में आंखें बंद करके पूरा प्लान करना है कि आप अगले दिन, यानी कि अगर आप सोमवार रात को ऐसा कर रहे हो तो आप मंगलवार पूरा दिन क्या करने वाले हो। आप सुबह कभी उठोगे, आप उठ के क्या करोगे, आप बाथरूम में कितना टाइम स्पेंड करोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। अगर आप प्लान नहीं करोगे ना तो कई लोग बाथरूम से निकलते ही नहीं है। आप घर में से कितने बजे निकलोगे, आप दफ्तर कितने बजे पहुंचोगे, आप दफ्तर में क्या क्या काम करोगे, टॉप 5 काम, 1 2 3 4 5। उसमें मीटिंग है तो मीटिंग किसके साथ करोगे, फोन करना तो किसको करोगे, कस्टमर को मिलना तो कितने कस्टमर को मिलोगे, कितने बजे मिलोगे। ये सब चीजें आपको मन में अपने पूरे दिन का वाकई आपको प्लान करना है। इससे होता क्या है, जब आप ये प्लान करके सोते हो, हमारा रात को सबकॉन्शियस माइंड तो सोता नहीं है ना, बॉडी थक जाती है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करता है। और जब हम सुबह उठते हैं और हम लोग निकलते हैं, ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड ना हमको सिग्नल देता है कि आपको ये टाइम पे उठना था, ये टाइम पे ये करना था, ये टाइम पे निकलना था, ये टाइम पे ये काम करना था, ये करना था। अचानक घंटी बजती है और वो काम हमको याद करना शुरू होता है। इससे हम काफी चीजें भूलते नहीं हैं। ये टेक्निक प्रैक्टिस से ही आती है। ये टेक्निक ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और आप उसके मास्टर बन गए। ये आपको 21 दिन तक नॉन स्टॉप करना है। कितने दिन तक? ये एक कहावत है, मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि कोई भी आदत अगर आपको बदलनी है ना, कोई भी आदत, आपको उसको 21 दिन तक करना है। यानी कि आपको सुबह उठने की आदत डालनी है, तो वही टाइम पे आपको सुबह 6 बजे अगर आपने प्लान किया है, 21 दिन तक उठना है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को मैं टीवी बहुत देखता हूं, तो आपको प्लान करना है कि आपको टीवी 10 मिनट देखनी है कि आधा घंटा देखना है, बाकी टाइम देखना नहीं है, और कुछ भी करके वो करना है। कई लोग कहते हैं कि मुझे अपने माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, मैं बहुत कम उनसे बातें करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, तो रोज मैं 10 मिनट स्पेंड करूँ फोन पे या घर में। तो 21 दिन तक आपको करना है। क्या कहते हैं, मैं बच्चों के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूँ, तो जब भी आपको मौका मिले 5-10 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, डिपेंडिंग आपका शेड्यूल कैसा है। कई लोग कहते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट था, कहता था मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, 21 दिन तक सच बोला, और वाकई में उसका बच्चा आया था ग्रेजुएशन पे, कहता है आजकल पापा वो सच बोलते हैं। कुछ भी आपको करना है 21 दिन तक करना है, 21 दिन तक। बीच में बहुत परेशानी हुई कि नहीं यार 2-4 दिन हो गए तो मेरा हो गया या मेरे से जमता नहीं है। 21 दिन तक उसको रेगुलर करोगे तो आपकी बन जाएगी आदत। वो कहते हैं ना, पहले हम आदत बनाते हैं, पहले हम क्या बनाते हैं, उसके बाद आदत हमको बनाती है। टाइम पे पहुंचने की आदत, टाइम पे नहीं पहुंचने की आदत, दोनों क्या है, आदत है। कस्टमर को बोला और काम किया, जान लगा के काम किया, एक कमिटमेंट पूरी करना आदत। कस्टमर को बोला और बाद में देखेंगे, वो भी एक आदत। तो लोग पहचानते हैं, अरे उसको ना वो टाइम वो देगा ना, वो टाइम पे आएगा, तू जरा मस्ती मत कर। वो आदमी बोलता है ना, जबान का पक्का आदमी। तो ये अपना आदत हमको कैरेक्टर बनाती है। और हुआ ये है, वक्त के साथ साथ हम आदत से क्या हो गए हैं, मजबूर नहीं, मजबूत। तो इंसान को आदत बनाती है। तो अगर आप कोई भी आदत डेवलप करना चाहते हो, 21 दिन तक करो। पूरे साल में अगर आप ये सिंसियरली करोगे तो 16 से 17 आदत आपकी बन जाएंगी। आप सोचिए, पूरे साल में अगर 8-10 आदत भी अगर हम लोग ने बदल दी
तो हम लोग कितने स्ट्रांग इंसान बन सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले चाहिए स्ट्रांग सिपाही। जब सिपाही मजबूत होता है तो जंग लड़ी जाती है, जंग जीती जाती है। तो ये छोटी सी एक थॉट मेरे माइंड में थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ और आप ये करिए। डेफिनेटली मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है और ये लोगों को सजेस्ट किया है, बहुत लोगों की ज़िंदगी में चेंज आया है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग प्लीज़ कीजिए। इट विल हेल्प आवर कंपनी नासिक गुड्स टू रीच आवर टारगेट ऑफ। थैंक यू सो मच।